डेटा कलेक्शन के तो बेसिक जो मेथड्स हैं वो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में वी हैव अ क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव के अंदर कैसे डेटा आ जाते हैं और क्वालिटेटिव के अंदर कैसे डेटा आ जाते हैं। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। डिफरेंट टाइप्स का जो मतलब डेटा हम कलेक्ट करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, वो भी हमने डिस्कस किया था। राइट, ऑब्जर्वेशन के अंदर भी हमने 4 कैटेगरी को डिस्कस किया था। देन वी हैव इंटरव्यू मेथड्स, देन वी हैव क्वेश्चनर मेथड्स, केस स्टडीज जो होते हैं वो सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके करते हैं, अलग अलग केसेस को फिर हम लोग उसको कंपाइल करके कोई डेटा को फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा डिफरेंट केसेस है, तो उनसे भी हम एज अ क्वालिटेटिव डेटा उससे भी कलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑल आर दीज पार्ट ऑफ बस आपको हेल्प करेगा टू एक्सट्रैक्ट प्राइमरी डेटा, बट विदाउट एनी प्राइमरी डेटा, विदाउट एनी नोवेल्टी इन योर वर्क, you will not get, you will not receive your PhD degree and you can't complete your research work. तो आपको सेकेंडरी डेटा से कुछ तो कंक्लूड करके अपना एज अ प्राइमरी डेटा आपको मेंशन करना ही होगा। ओके, हियर वी आर। It's just a brief idea that data collection is a systematic process of gathering, observation or measurement, whether you are performing research for business, governmental or academic purpose. डेटा कलेक्शन अलाउ यू टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज, क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। इन दैट रिस्पेक्ट यहाँ पे फर्स्ट हैंड नॉलेज को मेंशन किया गया एंड ओरिजिनल इंसाइट्स इनटू योर रिसर्च प्रॉब्लम। बट मेक श्योर कि जो आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, जो आप यदि सेकेंडरी डेटा जहां से भी ले रहे हो, तो आपको जो ऑथेंटिसिटी है उस डेटा की वो आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रिसर्च पर्पस के लिए कोई जर्नल सर्च आउट कर रहे हो, तो यू विल हैव सम बेसिक आइडिया, यू विल हैव सम बैकग्राउंड ऑफ दैट जर्नल कि हाँ उस जर्नल में अच्छे जो पेपर्स पब्लिश होते हैं, उस जर्नल की जो पेपर्स होते हैं उसमें एक वैलिड डेटा हमें मिलेगा जो जिन डेटा को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट आवर रिसर्च प्रॉब्लम और टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा। तो ये आपको ऑथेंटिसिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आप अभी हम लोग वन बाय वन पे आते हैं, तो उसके बाद जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली उसके लिए कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ये ताकि आपको एग्जाम्स में लिखने में इजी होगा कि आप स्टेप वाइज पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हो कि डेटा कलेक्शन में सबसे फर्स्टली क्या है, यू नीड टू डिफाइन योर एम कि आपको भाई किस फील्ड का डेटा चाहिए। विदाउट एनी एम यू कांट कलेक्ट डेटा ना, आप क्या डेटा कलेक्ट करोगे। इट्स अ यूनिवर्स जहां पे आपको लिटरली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डेटा है इन एनी रेस्पेक्ट। तो फर्स्टली आपको एक एम डिसाइड करना होगा, यू मस्ट हैव योर ऑब्जेक्टिव कि इस रेफरेंस में हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमने ऑलरेडी सैम्पलिंग में भी इन सब बेसिक्स डेटा को, दे आर ऑल आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो इनको हमने सैम्पलिंग में भी पढ़ा था कि आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जब आपको ऑब्जेक्टिव अपने डिसाइड कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि यू हैव टू फाइंड अ मैथमेटिकल मॉडल विच इज ऑप्टिमाइज्ड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपका एक एम है कि आप एक यूनिक ऑप्टिमाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल फाइंड आउट करो इन एनी मीन्स। ये आपने एम फाइंड आउट कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड कि आपको किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करना है, किस वे में, कहाँ से, इंटरनेट से या किसी के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, सर्वे के थ्रू, या फिर सिर्फ जर्नल से, या फिर आपको कैलकुलेशन करके बाय योर ओन फाइंड आउट करना है। तो आपको जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा, वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपको किस मेथड से हमें डेटा को कलेक्ट करना है। एक बार यदि आपने मेथड डिसाइड कर लिया, देन यू हैव टू प्लान योर डेटा कलेक्शन। प्लान का मतलब क्या हमने डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या फीचर्स निकालने हैं, किस बेस पे आपको सर्च करना है। फॉर यदि आप
मैथमेटिकल मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कर रहे हो, तो मैं क्या डेटा निकालूं, क्या मैं उसकी एफिशिएंसी को चेक करूं, या फिर वो कितने इजीली कैलकुलेशन कर रहा है, उसकी कैलकुलेशन स्टेप्स फाइंड आउट करूं, या फिर उसकी कैलकुलेशन टाइम को कैलकुलेट करूं। मतलब ये प्रोसीजर आपको फाइंड आउट करना होगा कि किस फीचर्स पे आपको वर्कआउट करना है to find to make it optimize or to extract a unique mathematical model which is good as compared to the other one or the previous one जो भी अभी तक डिजाइन हुए हैं उनकी कंपैरिजन में। एंड एट द लास्ट जब आपने ये सब डिसाइड कर लिया, then you will have your fourth step, that is collection sorry collect the data। जो ये प्लान ऑफ डेटा कलेक्शन है, इसी प्रोसेस में आप अपने सैम्पलिंग को डिफाइन करते हो कि आपको सैम्पलिंग से फाइंड आउट करना है, या फिर हम इन दोनों स्टेप्स में ये डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरीके से डेटा को फाइंड आउट करना है। तो इनमें सैम्पलिंग भी इंक्लूड होता है। लेट्स हैव डिफाइन योर रिसर्च वर्क। यदि आपको डिफाइन करना है तो ऑब्वियसली आप पहले डिफाइन करोगे कि आपको क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए या फिर आपको क्वालिटेटिव डेटा चाहिए। इनके अलग जो सब कैटेगरी है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, लाइक आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो इसको हम कब करेंगे, जब व्हेन वी नीड टू टेस्ट अ कैजुअल रिलेशनशिप। मतलब एक दो टर्म के बीच में हम एक कैजुअल इन द सेंस कि फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है फॉर्मूले के टर्म में, या फिर एक प्रॉपर रिप्लाई मतलब उसको अप्लाई करना है किसी रिस्पेक्ट में, देन वी विल यूज द एक्सपेरिमेंट मेथड। और इससे कैसा डेटा मिलेगा, हाउ टू कलेक्ट डेटा, तो मैनिपुलेट वेरिएबल्स एंड मेजर देयर इफेक्ट ऑन अदर्स। कोई एक्सपेरिमेंट है जो ऑलरेडी किसी ने परफॉर्म किया हुआ है, उसमें हम अपने डेटा को चेंजेस करेंगे और जो भी हम इफेक्ट्स चेक करना चाहते हैं वो हम चेक कर सकते हैं, या फिर हमें सर्वे कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स। जो डेटा कलेक्शन आप कर रहे हो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स है। या तो आप सर्वे कर सकते हो जब आपको कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना हो, या फिर ओपिनियंस चेक करना हो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर किसी लोकेलिटी ऑफ पीपल का, तो यू कैन गो विद सर्वे। तो सर्वे में आपको कैसे कलेक्ट डेटा करना होता है, आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन करना होता है और उसके बेस पे आप अपना सर्वे करते हो। ये सर्वे आप कैसे कर सकते हो, ये सर्वे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इन पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं और ओवर दी फोन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वेस तो आप सभी ने कभी ना कभी कंडक्ट किया ही होगा। बहुत सारे, कई बार आप वीडियोस भी चेक करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आता है इन जनरल और आपसे वो कुछ क्वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किस ब्रांड के आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, या फिर किस ब्रांड का आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। बट इज जस्ट जनरल सर्वेज होते रहते हैं जो आपके विंडो पे पॉपअप बटन की तरह आते हैं और वो बस एक सर्वे डेटा लेके चले जाते हैं। इन पर्सन टू पर्सन, यदि आप मॉल में ट्रैवल करते होगे तो देखते होगे कुछ लोग एक पेपर लेके आपके डिटेल डेटा लेते हैं और कुछ क्वेरी करते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन पर्सन। मतलब पर्सन टू पर्सन हम घूम घूम के उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओवर द फोन कई बार बैंक वाले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, लाइक आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वे यू कैन से। बट यस, इसमें ऐसा एक क्वेश्चन नहीं करते हैं, जस्ट अ इंक्वायरी। वो पर्पसली आपसे पूछेंगे और आपको मेंशन करेंगे कि मैम इट्स अ सर्वे, और आपसे कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के हेल्प से आप एक अच्छा डेटा को नहीं फाइंड आउट कर सकते, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। There is no need of that, ना? So you will need a number of question to find out to make a good survey. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेथड्स, इंटरव्यू या फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप और इंटरव्यू मतलब यदि आपको किसी चीज की एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या फिर लोगों के इन डेप्थ परसेप्शन के बारे में जानना है कि लोग आखिर में उस टॉपिक के बारे में क्या करना चाहते हैं, तो जीडीबी होता है, दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन। तो उस तरीके के क्वेश्चन के थ्रू हम एक जो इंटरव्यूअर होता है या फिर कह लो जो ऑब्जर्वर होता है, वो एक दूर में बैठ जाता है, वो 2-3 लोगों को बैठा देता है, 2-3 बोलो या 4-5,
तो ग्रुप में भी डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उनको टॉपिक दे दिया जाता है और उसका बस इतना काम होता है कि ही वांट्स टू नो कि लोगों का क्या डिस्कशन है, मतलब उनका परसेप्शन क्या है उस टॉपिक के लिए, या फिर उनका क्या व्यू है उस टॉपिक के लिए। वो बैठ के आराम से ऑब्जर्व करता है और आप या फिर ये भी कह सकते हो वो नोट करता रहता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट। कोई डाउट? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फोकस ग्रुप कहने का मतलब है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल यदि मुझे कोई साइंस का इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल स्पेशली मुझे केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्ड के बारे में जानना है, तो हम उसी फील्ड के लोगों से जो केमिस्ट्री के बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग के फील्ड में वर्क करते हैं उन लोगों से यदि हम इंटरव्यू करते हैं तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फोकस्ड इंटरव्यू। मतलब उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज रखने वाले लोगों से हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फोकस्ड इंटरव्यू। और सिर्फ यदि आप इंटरव्यू मेंशन कर रहे हो तो इट्स इन जनरल इंटरव्यू को हम इंटरव्यू कह सकते हैं। बट ये जब आपको डेटा कलेक्शन करना हो तो आई थिंक दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ फोकस ग्रुप इंटरव्यू, क्योंकि आप उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज यूजफुल फॉर यू। तो आपको वैसे ही लोग चाहिए होंगे जो उस ट्रेड्स को बिलोंग करते हो, उस फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हो, ताकि आपको एक डेप्थ परसेप्शन मिल सके, उसकी एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट कर सके आप उनसे क्वेश्चन करके। हाउ टू कलेक्ट डेटा इज इन द थर्ड कॉलम, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वर्बली आस्क पार्टिसिपेंट्स इन ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन इंडिविजुअल इंटरव्यू और फोकस ग्रुप डिस्कशन, जो वीडियो होता है उसके बारे में बोल रहा है। वर्बली इन जनरल हम 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन में उन पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करके भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वी हैव सम मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमें कब करना होता है जब हमको किसी की नेचुरल नेचर के बारे में जानना होता है, हमें कुछ इन जनरल मतलब किसी भी इन्वायरमेंट का अफेक्ट या फिर कह लो फोर्स या अंडर प्रेशर नहीं, हमें इन जनरल जानना होता है कि नेचुरली वो कैसा बिहेव करता है इन अ प्रेजेंट सिनेरियो, देन वी शुड गो विद ऑब्जर्वेशन मेथड। और हमें इसे कैसे कलेक्ट डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हम उनको अफेक्ट नहीं करते हैं, बस उनको ऑब्जर्व करके उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। Here we are ethnography. Ethnography is जब हमें किसी ग्राफ कहने का मतलब है किसी लोकेशन के इथनिसिटी मतलब उसके कल्चर के बारे में पढ़ना होता है, उसके वहां पे जो वहां का कल्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है या फिर उस लोकेलिटी के कल्चर को स्टडी करना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इथनोग्राफी यूज करते हैं मेथड्स। और उसमें कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम उनके साथ उस कम्युनिटी के लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कल्चरल इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं और सारे इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको उस डेटा को मतलब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको कोई असम का आपको जाना है और आपको जानना है कि वहां पे कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, किस इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनका पहनावा कैसा है। तो आप क्या करोगे, आप 10 दिन चले गए वहां पे, आप इंस्टेड ऑफ लिविंग इन होटल आप उनके साथ रहो। उनके बहुत सारे ऐसी जो लोकल लोकेलिटी होगी जहाँ पे वैसे लोग रहते हैं और यदि वो आपको अलाउ करते हैं, आप उनके साथ उनके घर में रहोगे तो यू विल बेटर कम टू नो कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या कुकिंग करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको एक बेटर आइडिया होगा। और हाँ, आप उसको अपने रिकॉर्ड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वीडियो, ऑडियो के टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप उसको ऑब्जर्व करके नोट इट डाउन भी कर सकते हो। जैसे हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं ना, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो आप वैसे उसको नोट भी कर सकते हो। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इथनोग्राफी। Then next we have archival research। हम हिस्टोरिकल इवेंट को या फिर हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम जाके डेटा को कलेक्ट करना होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब दैट रिसर्च इज नोन एज आर्काइवल रिसर्च। आर्काइव कहने का मतलब है
जैसे कोई डेटा है, जो चीज हो चुकी है उसको हम सेव करके रख देते हैं। एक आर्काइव्स करके मेल्स भी आते हैं, जो हम मेल्स हम उनको हमें मतलब क्या होता है, उनको हम स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। यू कैन से कि हम उनको स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। जो मेल्स अच्छे थे पर अभी हमें उनकी कोई नीड नहीं है और हमें नहीं पता कि हमें नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हमें ये पता है कि कंफर्म है कि नहीं पड़ेगी, तो फिर तो हम डिलीट कर देते हैं। बट हमें पता है कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल है, बट यस अभी हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम उसको स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। दैट इज आर्काइव्स। ये हम मेल में यूज करते हैं। आर्काइव्स फोल्डर्स होते हैं। गूगल यदि आप क्लासरूम होगा तो आपने देखिए होगा, हम क्लासरूम को आर्काइव करके तो वो सेव हो जाता है एज इट इज सारा डेटा स्लीपिंग मोड में। तो हम वो कैसे एक्सेस करते हैं, वहां से डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हम उसकी जो जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो या फिर कोई हिस्टोरिकल स्टोरी हो, तो उसको हम उस डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, हम उस मैन्युस्क्रिप्ट तक पहुंचते हैं। और जिन्होंने भी उस जो भी इंसान उस समय प्रेजेंट हुआ होगा उस इवेंट के ड्यूरेशन में, उसने कुछ तो लिखा होगा उसने कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। हम उन सब चीजों को सर्च आउट करते हैं और फिर वहां के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, लाइब्रेरीज चेक करते हैं उनके, फिर या फिर हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं। तो जो बायोपिक मूवीज बनती है, जो रियल टाइम स्टोरी मूवीज बनती है, जो हिस्टोरिकल इवेंट पे मूवीज बनती है, उन पे ये वाले रिजल्ट इम्प्लीमेंट होते हैं। उस पे वो जाकर पूरे डॉक्यूमेंट्री और लिटरली मतलब लोग 2-3 साल तक उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो मूवी को कह सकते हो बना सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी जो कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, उसने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। उसने लोगों से जाकर बात किया है, रिकॉर्ड मतलब उनसे इंटरव्यू करके उसकी रिकॉर्डिंग करी है और फिर उन सबको बैठ के एक प्राइमरी डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो पूरे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद फिर उसने ऐसी मूवी बनाई है जिसपे कोई कॉपीराइट नहीं है। तो यदि आपने ऐसे रिसर्च किए तो आपको सेकेंडरी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक प्राइमरी डेटा को डिजाइन करना पड़ता है, सो दैट कि उस पे कोई कॉपीराइट ना हो, कोई फ्लैग इश्यू नहीं हो और वो आपका एक नॉवेल वर्क हो, एक यूनिक वर्क हो। Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and at the last we have a secondary data collection. I think this is a very easiest one. आपको कुछ करना नहीं होता है। जो डेटा ऑलरेडी है एक्सट्रैक्टेड, जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको बस उसको एक बार गो थ्रू करना है और उसका जो भी उसमें डेटा को फाइंडिंग है उस जर्नल्स के अंदर या उस पेपर के अंदर या फिर उस इवेंट के अंदर, उसको बस मेंशन करके ऑर्गेनाइज कर लेना है प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सारे स्टूडेंट हैं, स्पेस हाँ यहाँ पर लेते हैं। जैसे आप सब जर्नल्स पढ़ते होगे, आपको रिसर्च डिजाइन पे आप काम करते हो तो आप जर्नल्स गो थ्रू करते होगे वन बाय वन। तो जो गूगल शीट है उस पे आप एक डॉक्यूमेंट बना लो। उसमें उस गूगल शीट पे आप क्या बनाओगे, उसमें आप बनाओगे जर्नल लिस्ट। कुछ करना नहीं है, ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। गूगल शीट में इसलिए बना रहे हो ताकि आप इस गूगल शीट को कहीं से भी एक्सेस कर पाओ। यदि आपके लैपटॉप में हुआ तो यू नीड अ लैपटॉप। अब लैपटॉप जब होगा आपके पास तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, पर वो गूगल शीट पे रहेगी तो उसकी जरूरत नहीं है। गूगल शीट पे आप एक बनाओ, यहाँ पे रहेगा फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम इज आप रिसर्च के लिंक डाल लो, रिसर्च लिंक, ठीक है, उसमें रिसर्च की लिंक रहेगी। उसके बाद उस रिसर्च की आप रेफरेंस डाल दो, रेफरेंस मींस इसके साइटेशन के फॉर्मेट में रहेगी वो रेफरेंस। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, द फर्स्ट, सेकेंड इज रिसर्च लिंक, थर्ड इज रेफरेंस। फोर्थ कॉलम में आप लिख लो फाइंडिंग्स, मतलब जो आपने वो पेपर को रीड किया है तो उससे आपको मिला क्या, उन्होंने क्या डिजाइन किया है, फर्स्ट ऑप्शन, उसके रिजल्ट्स क्या है और उनके फाइंडिंग क्या है। और 5 लिख लो कि इस पूरे पेपर को पढ़कर आपने क्या कंक्लूड किया, उसने क्या कंक्लूड किया है वो आप फाइंडिंग्स में मेंशन करोगे कि उन्होंने ये डिजाइन लिया है, ये मेथड यूज किया है, ये कंक्लूड किया है। और उस पूरे जर्नल को पढ़कर आपने क्या कंक्लूड किया है वो आप यहाँ कर लो। तो ऐसा क्या होगा, अभी आपके पास आई थिंक 1 to 3 months होंगे अराउंड,
एग्जैक्ट अपने टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए। तो यदि आप 1 और 3 मंथ्स में आप डेली 8 पेपर भी करोगे तो यू विल हैव अ 90 रोज। ऐसा जो है ना, ये आपके पास 90 टोटल रोज हो जाएंगे जिसमें आप सारे डेटास, मतलब 90 पेपर्स के आपके पास डेटा होंगे। और ये ऐसा डेटा होगा जो आप, क्या होता है ना, इन जनरल मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं पेपर पढ़ तो लेती थी बट वो पेपर मेरे लैपटॉप में ही कहीं खो जाता था, बिकॉज कि मैंने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया। पेपर मैंने गूगल पे पढ़ लिया, उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, मतलब डेटा तो मैंने नोटबुक में नोट कर लिया बट वो पेपर मेरा मिसप्लेस हो गया। बट जब से मैंने गूगल शीट मेंटेन करनी शुरू की है, मेरे पास पेपर का लिंक रहता है और उसकी साइटेशन लिंक होती है हमेशा। जो थर्ड कॉलम इज अ साइटेशन लिंक। उसका फायदा क्या होगा, जब आप अपने थीसिस डिजाइन करोगे, जब अपना रिपोर्ट डिजाइन करोगे थ्रू आउट योर पीएचडी, तब आप डायरेक्ट वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि वहां से, हाँ ये वाला पेपर मेरे काम का है, आई कैन यूज दिस एज अ रेफरेंस। तो ये सबसे बेसिक्स है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। यदि आपने 1-1.5 साल ये काम कर लिया ना, सोच रहे हो 1-1.5 साल में आपके पास कितने पेपर हो जाएंगे, यू विल हैव मोर देन 500 पेपर्स, मतलब 500 रोज होंगे आपके पास विद अ गुड पेपर। और इसमें आपके पास एक ऑप्शन है हाईलाइट करने का भी। तो जो पेपर एग्जैक्टली आपके फील्ड का है, आप मेंशन तो सबको करो, जो आपने पढ़ा है ना अच्छे पेपर वो सभी को मेंशन करो, पर जो एग्जैक्टली आपके काम का है, जो लेटेस्ट वर्क है, जो लग रहा है यूनिक वर्क है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर लो अलग अलग कलर से। तो दिस वे, हाँ मेरे पास एक क्या हो गया, मेरे पास एक रेफरेंस रेडी हो गया। तो जब भी मैं थीसिस फाइनल करती हूँ मैं रेफरेंस यहीं से पिक कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे को ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। आई नो कि इतना पेपर मेरे लिए सफिशिएंट है अपने थीसिस को डिजाइन करने के लिए, या फिर आई नो कि मैं इससे सफिशिएंट डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी अराउंड 280 रेफरेंस, मतलब इसमें जो रोज है ना 280 रोज है। 280 रेफरेंस इज मोर देन एनफ फॉर एनी टाइप ऑफ रिसर्च आई थिंक। और जर्नल भी आपको मेंशन करना है या फिर आपको कोई रिव्यू पेपर ही मेंशन करना है, तो आपको जो इसमें डेटा, जो पेपर अच्छे लगते हैं बस उसको पिक कर लो। तो इट्स अ वेरी गुड वे टू मेंटेन योर रिसर्च वर्क। और ये कहीं नहीं जाएगा, गूगल शीट है, जहां भी आप जीमेल लॉग इन करोगे आपके पास पूरा का पूरा रेफरेंस पेपर एज इट इज रहेगा। समझ गए एवरीवन? यस मैम। करेक्ट। ओके, अब ना हमारे क्या है, हमारे पास हमारे पास 2 स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए कि हमने जो भी डेटा कलेक्शन किया है उसमें हमने अपना सबसे पहले एम डिफाइन कर लिया और हमने किस मेथड से कलेक्ट करना है हमने ये डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर डिफाइन करना है कि हमें किस प्रोसीजर के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना है। देखो, just go to it. When you know which method you are using, you need to plan exactly how you will implement them. What procedure will you follow to make accurate observation or measurement of the variable you are interested in? Life में क्या है ना, each and everything demand क्या करती है, plan। यदि वो systematize होना चाहती है, मतलब मॉम भी ना ब्रेकफास्ट से ले तक डिनर तक को ना प्लान करती हैं, अनप्लान नहीं होता, हर चीज प्लान होती है। तो रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी प्लान कि आपको कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, क्या उस डेटा के अंदर भी आपको क्या क्या कलेक्ट करना है। तो मैंने क्या प्लानिंग करी, मुझे बस एक सीरियल नंबर चाहिए था जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पस। मैंने रिसर्च की लिंक डाल दी कि इन केस कभी मुझे सर्च करना हो, वैसे वो साइटेशन से भी सर्च हो जाता है बट मैं कई बार मुझे साइटेशन नहीं मिलते हैं तो मैं रिसर्च लिंक से एज इट इज रहने देती हूँ। और थर्ड, मैंने साइटेशन डाला, उस पेपर के अंदर मुझे फाइंडिंग्स चाहिए थी क्योंकि मैं अपनी कम्युनिकेशन फील्ड की हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, तो मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड से है, लाइक आपको यदि मेथड चाहिए होगा तो आप मेथड्स मेंशन कर सकते हो। और एट द लास्ट जो आपने कंक्लूड किया, आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्या होता है कई बार हम लोग इन जनरल होते हैं तो यहाँ मेंशन करते हैं नथिंग, मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। कई बार क्या होता है मैं बहुत डेप्थ पेपर को रीड आउट करती हूँ, बस कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि इस कॉलम में आपको क्या क्या डालना है जो आपके नीड की है, सो दैट वो ज्यादा प्लान वे में आप डेटा को कलेक्ट कर पाओगे। द नेक्स्ट वन वी हैव नंबर ऑफ स्टेप्स। ऑब्वियसली वी हैव ऑपरेशनलाइजेशन एंड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में हमने बहुत इन डिटेल पढ़ चुके हैं, बट ये ऑपरेशन वाइज यदि आपको डेटा को कलेक्ट करना है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लो,
if you can collect data on the average age of employees simply by asking date of birth. However, often you will be interested in collecting data on more abstract concept or variable that cannot be directly observed. ये क्या है कि यदि हमारे पास डायरेक्ट हमें कोई डेटा चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का एज जानना होगा तो हम डायरेक्ट डीओबी डेट ऑफ बर्थ पूछ के उनसे उनकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका एज का हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा. बट यस, समटाइम्स वी नीड टू परफॉर्म सम मोर देन a single question or more than that to find out the data. जो मैं डेटा निकालना है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन से या फिर एक क्वेश्चनर के थ्रू फाइंड आउट हो जाए. तो दैट फॉर दैट पर्पस हमको समटाइम्स कुछ नंबर्स ऑफ वेरिएबल को डिसाइड करना होता है कि हम यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, इस दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक अच्छा डेटा मिलेगा. इन दैट केस, इज इट क्लियर एवरीवन? सॉरी. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव सैम्पलिंग. इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है. आफ्टर डेटा कलेक्शन द लास्ट स्टेप इज कलेक्ट द डेटा. जो भी आपने सब कुछ फाइनल कर लिया तो अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में इन एनी मैनर आपको जिस फॉर्म में फाइंड आउट करना है. कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है पेपर्स डेटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो आप वो भी कर सकते हो. बाय एनी मीन्स आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेटर है तो उस फॉर्म में आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द स्टेप्स फॉर डेटा कलेक्शन. अब बात है डेटा वैलिडेशन. जो आपने डेटा को कलेक्ट किया है, उसकी वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो डेटा अपडेट होता है, जैसे आपने कोई डेटा अपडेट किया है वेबसाइट पे, उसकी वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है. और वैलिडेशन के अंदर ही एक पार्ट आती है एडिटिंग. वैलिडेशन के अंदर ही एक पार्ट आती है डेटा एडिटिंग. मतलब कह सकते हो कि डेटा एडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा वैलिडेशन. डेटा एडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा वैलिडेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कोई भी काम किया है और उसमें क्या है, विद टाइम डेटा क्या होता है, चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बेसिक सा वेबसाइट चेक कर लो. वेबसाइट तुमने कोई डिजाइन किया है, वहां पे आपने डेटा लिखा है 2020 तक का आपने डेटा को मेंशन कर रखा है. पर जब 2021 आ गया तो यू नीड टू अपडेट दैट डेटा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले डेटा को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेटा को एडिट करेंगे. इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? Ma'am, please repeat the data validation. डेटा वैलिडेशन, ओके, करेक्ट. उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई आपने ऑनलाइन डेटा मेंशन कर रखा है. उसमें जो डेटा मेंशन कर रखा है वो डेटा क्या है, वो डेटा है 2021 का. मान लो वो डेटा है 2021 का. नहीं है, बट मार्च में आके क्या हुआ, वो डेटा की वैलिडिटी खत्म हो गई या फिर कह लो डेटा चेंज हो गया. मार्च में आके अप्रैल में डेटा क्या हुआ, चेंज हो गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द डेटा एडिट. आपको क्या करनी है, आपको डेटा एडिटिंग करनी है. तो डेटा एडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा वैलिडिटी ओनली. अभी क्लियर हुआ क्या? ओके मैम, यस मैम. करेक्ट. तो ऐसा पता है रिसर्च में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे मान लो कि मैंने एक पेपर पब्लिश किया, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट पेपर, ठीक है, और मैंने वो पेपर 2018 में पब्लिश किया. बट उसी फील्ड में मैंने कुछ एडवांस स्टडीज किए, कुछ एडवांस एक्सपेरिमेंट किए. तो मैं क्या करूंगी, 2022 में अपने उस 18 पेपर को रेफर करते हुए ये मेंशन करूंगी कि उस समय हमने ये किया था, बट अभी मेरे पास इस डेटा इससे ज्यादा बेटर मेथड अवेलेबल है और वो उससे ज्यादा उसकी इफिशिएंसी अच्छी है या आउटपुट अच्छा है, या फिर ये मेथड मेरे ही पेपर को मैं क्रॉस कर रही हूँ, वैलिडेट करके उसको
एडिट करके बोल सकते हो या फिर उसको रेफर करके मेंशन कर रही हूँ, तो मैं ओरिजिनल डेटा को बस रेफर कर रही हूँ, उस डेटा को चेंज नहीं कर रही। तो इसमें दो टाइप की चीजें हैं। एक तो जहां पे डायरेक्ट एक्सेस, जैसे कि वेबसाइट है जहां पे डायरेक्ट सर्वेज हो रहे हैं, तो वहां पे डेटा वैलिडेट करके हम डेटा को एडिट कर देते हैं, वहां पे हम डेटा को वैलिडेट करके हम डेटा को एडिट कर देते हैं। बट जो रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं जो पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे उनको हम रेफर करके हम अपने डेटा को वैलिडेट एंड डेटा को एडिट करते हैं। आई होप अब ये क्लियर हुआ। Yes, ma'am. करेक्ट। तो डेटा वैलिडेशन एंड डेटा एडिटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, मतलब कह सकते हो डेटा कलेक्शन के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स उसमें आते हैं कि हम डेटा को डेटा की वैलिडेशन भी उतनी ही जरूरी है और डेटा की एडिटिंग भी विद टाइम। अब देखो क्या हुआ था, इसने 2013 में डेटा वैलिडेशन को डिफाइन किया था एज an activity aimed at verifying whether the value of a data item come from the given set of acceptable value। मतलब उन्होंने मेंशन किया कि जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है वो यदि सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू से आ रही है तो हम उससे डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो वैलिडेशन है वो उसका मतलब सेम ही है, क्रॉस चेकिंग के उसमें कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। बट क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी एम्बिगिटी थी, इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी एम्बिगिटी थी। हो सकता है वो जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज से हो, बट देयर इज अ चांस कि उसमें थोड़ी सी भी एरर आ सकती है उसमें एरर। तो इस स्टेटमेंट में एम्बिगिटी के कारण साइमन ने अगेन 2013 में एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें डेटा वैलिडेशन को डिफाइन किया एज अ डेटा validation could be operationally defined as a process which ensure the correspondence of the final data with a number of quality characteristics। मतलब number of, एक सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में नहीं, नंबर ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यदि हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो फिर वो डेटा वैलिडेशन का पार्ट हो सकता है। तो वी कैन से कि डेटा वैलिडेशन इज एन एक्टिविटी टू वेरीफाई वेदर और नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी आपने डेटा को वेरीफाई किया है वो जो भी आपने डेटा को वेरीफाई किया है वो मतलब नंबर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। यदि हमें उस नंबर्स ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाते हैं तो हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और आप इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेपर को डिफाइन किया, कोई भी एक रिसर्च जर्नल को हमने डिफाइन किया, तो अब उसमें एक डेटा आपको मिल गया, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ओनली वन रिसर्च जर्नल, आपकी कोशिश क्या होगी कि मेरा वो जो रिसर्च आपने डेटा लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी रैंडम डेटा है, उसको आप एटलीस्ट मिनिमम 10 जर्नल के साथ कंपेयर करो। और ये जर्नल पेपर भी ऐसे होने चाहिए जो रियल टाइम हो, जो इम्प्लीमेंटेड हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट मेंशन हो, सो दैट कि हम ये मेंशन कर सके कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो मतलब उसकी वैलिडिटी, उसको वैलिडेट कर सके कि हाँ जो हमने कलेक्ट किया है, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सही है। दिस इज अ वे कि हम डेटा को वैलिडेट करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से कि ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक डिसीजनल प्रोसेस है। डिसीजनल मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डेटा वैलिडेशन के थ्रू ही यू विल ईदर एक्सेप्ट योर डेटा और यू विल रिजेक्ट योर डेटा, कि आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो कि नहीं, जैसे आपने जो भी डेटा को कलेक्ट किया है वो यदि आप वैलिडेट नहीं करोगे तो आपको यूज करना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने रिसर्च के लिए, या रिफ्यूज करना है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए डेटा वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. करेक्ट, थैंक यू।
Okay, the purpose of it's just a theory part. The purpose of data validation is to ensure a certain level of quality of final data. तो ये फाइनल डेटा आपका जर्नल भी हो सकता है, आप कोई सेकेंडरी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके बारे में भी हो सकता है, मतलब कोई भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर रहे हो उसके बारे में हो सकता है. Nevertheless, quality has several dimensions in official statistics like relevance, accuracy, relativity is very important, accuracy, timeliness, punctuality, accessibility जहां से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, clarity, comparability जो आप डेटा को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ उसके बारे में, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस, जो भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उन सब के अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. Hence, it is important to establish on which component data validation is concerned with. आपको ये चेक करना है कि आपका डेटा इनमें से किस कंपोनेंट के साथ कोरिलेट हो रहा है और किस डिमेंशन पे आप उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हो. Data validation focus on the quality of dimension related to the structure of data. जो भी आपने डेटा को डिजाइन किया है, आप कोई आपने नंबर ऑफ टेबल्स जो आपने डिजाइन किए उस पे भी वो डिपेंड करता है. Data quality does not directly focus on quality expect from ESQAF. This is a method जो हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए, जिसमें कुछ मेथड्स, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ये मैंने एक जर्नल से ये पूरा का पूरा एज इट इज स्टेटमेंट पिक किया है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इन मेथड्स को टू वैलिडेट आवर डेटा. दिस इज द प्रोसेस. द नेक्स्ट, इट इज वर्थवाइल टू सी इन डिटेल. हम लोग इन डिटेल अभी पढ़ने वाले वन बाय वन. फिर भी एक्यूरेसी, जो हम डेटा वैलिडेशन करते हैं तो हम डेटा की एक्यूरेसी भी चेक करते हैं. तो हम डेटा की एक्यूरेसी भी चेक करते हैं कि वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, गलत तो नहीं है, सॉरी गलत तो नहीं है. तो वो हम कैसे चेक करेंगे? नंबर्स ऑफ पैरामीटर को कंसिडर करके, या फिर जो आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो यू विल हैव सम एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा शेप होना चाहिए, तो उसके बेस पे भी हम उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. या फिर आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन वी हैव कोहेरेंस एंड कंपेरेबिलिटी. कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन जनरल डेफिनेशन में हम कोहेरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को पहले बोलो. कोहेरेंस एंड कंपेरेबिलिटी क्लेम्स दैट स्टैटिस्टिक्स शुड बी कंसिस्टेंटली इंटरनली ओवर टाइम एंड कंपेरेबल बिटवीन रीजन्स एंड कंट्रीज. मतलब यदि डेटा है आपका और आप डेटा को जनरलाइज करना चाहते हो, किसी भी डेटा को, तो ऐसा नहीं हो कि आप एक लोकेलिटी से या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाओ तो आपका डेटा पूरा का पूरा चेंज हो जाए. तो मतलब वो लोकेशन डिपेंडेंट हो तो आप उसमें मेंशन करो कि यस ये मेरा जो डेटा है वो लोकेशन डिपेंडेंट है, और नहीं तो फिर आप उसमें एज इट इज वो ऐसा नहीं होना चाहिए. टाइम के साथ यदि डेटा वैरी भी कर रहा है तो आपको क्या करना है? आपको डेटा वैलिडेशन करना है और डेटा एडिटिंग करनी है. डेटा को वैलिडेट करना है और अपने जर्नल्स में आपको मेंशन करना है कि आई हैव अ न्यू मेथड्स. यदि आपके पास है और नहीं होगा तो जो जिसने डिजाइन किया है ऑब्वियसली वो पर्सन आपके पेपर को मेंशन करके रेफरेंस में यूज करके मेंशन करेगा ही करेगा कि आई हैव अ बेटर मेथड फ्रॉम देम. So it's just a process of data validation and data editing. The next of what we have discussed, comparability. Yes, तो वो क्या है? Time wise और city wise या region wise उसकी comparability वो change नहीं होना चाहिए. That should be same. वो comparable होना चाहिए वहाँ पर. The validation rule and the process of confronting the data set with the validation rules, the process of detecting errors, flagging them should be coherent and consistent internally and between countries based on common standards. जो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स यूज किए, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया है ESSQAF. ESSQAF को मुझे बताएगा क्या है?
Anyone? ओके, ESS यूरोपियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है ये, जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क करते हैं। मतलब जब हम डेटा वैलिडेशन करते हैं ना, तो इट्स अ यूरोपियन स्टैंडर्ड, जिसमें हम किसी भी डेटा की क्वालिटी को क्रॉस चेक करते हैं, उसको एश्योरेंस करते हैं, उसका पूरा फ्रेमवर्क है, उसके पूरे प्रोसेस है, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसी तरह कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग डेटा के लिए। हम उसको उस पे वो जो डेटा है वो हमारा उस पे कंपेरेबल होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, सो दैट कि वो डेटा हमारा वैलिडेट हो सके। ये सारे एक तरीके से वैलिडेशन के पॉइंट्स हैं कि हम जो डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं वो किस पैरामीटर को ध्यान में रखकर हम उस डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब डेटा जो भी है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो डेटा आपने डिफाइन किया है, सपोज कर तुमने कोई ऐसा मिस्ट्री सा स्टेटमेंट मेंशन कर दिया और अब आपने अपने जर्नल में लिख लिया कि भाई मैंने सोचा, तो तुमने सपने में देखा और तुमने लिख दिया। अब उसको आप कहाँ से उसको एक्सेस करोगे, कहाँ से आप उसको वैलिडेट करोगे? तो जो भी आपने डेटा को मेंशन करना है वो प्रॉपरली मतलब विद क्लैरिटी उस डेटा का वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। और जो जिस रेफरेंस से आप डेटा को वैलिडेट कर रहे हो वो भी एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। अब किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कोई डेटा लिख दिया जो आप रीडेबल नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ रैंडम डेटा और रैंडम वर्ड्स की टर्म में आपने मेंशन कर दिया, तो वहां पे क्लैरिटी और डेटा को एक्सेसिबिलिटी मिस हो जाती है। तो फिर वो डेटा वैलिडेशन फिर नहीं हो पाएगा उस डेटा को, तो आपको वो चीज को अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट वन वी हैव टाइमलीनेस। व्हाट इज दिस? इट इज नॉट द क्वालिटी डिमेंशन। ऑब्वियस है ना, पेपर का जर्नल जो आपने 2015 में डिजाइन किया है, 2022 में उसकी क्वालिटी को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट यस उसकी वैलिडेशन को हम चेक करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ हमारा डेटा अपडेट होता है, टाइम के साथ हमारी सर्किट्स अपडेट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 70s में हमारे टीवी यूज होते थे, 80 में जो हमारे टीवी यूज थे वो बड़ा वाला डब्बा वाला बॉक्स, वो गलत था। वो गलत नहीं था। टाइम के साथ आईसीज, टाइम के साथ डिजाइनिंग में चेंजेस आए, मिनिचराइजेशन हुआ, सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें छोटी होती चली गई। तो हमें उसको अपडेट करना होता है, हमें डेटा को वैलिडेट करना होता है। तो बस हमने क्या किया, हम सभी ने अपग्रेड कर लिया अपने टीवी को। वैलिडेशन तो ऑलरेडी हो चुका था जब वो मार्केट में आई है टीवी, तो ऑब्वियस है कि डेटा वैलिडेट होकर ही आया होगा। बट यस हमने फिर उसको एडिटिंग कर ली, या फिर आप इनडायरेक्टली ये कह लो। तो डेटा कलेक्शन, डेटा एडिटिंग, डेटा वैलिडेशन, डेटा एडिटिंग, ये तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ओके, द लास्ट वन वी हैव, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसी को बस एक इन ब्रीफ मैंने मेंशन कर दिया है। हाउ टू परफॉर्म डेटा वैलिडेशन। आपने कोई भी जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को वैलिडेट कैसे करोगे? तो उस डेटा को आप वैलिडेट कैसे कर सकते हो? या तो फिर आप ऑटोमेटिक कोई ऐसा कर लो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लो, उससे आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। कोई मेथड फाइंड आउट किया है तो वो ऑटोमेटिकली किसी सॉफ्टवेयर से या फिर किसी मतलब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से या फिर कोई फॉर्मूला बेस पे आप उसको कर सकते हो, या फिर उसको मैन्युअली आप कैलकुलेट करके आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। मतलब कि आप किसी जो भी आपके पास उस फील्ड का जो भी टीचर्स है या फिर आप कह सकते हो एक्सपर्ट जो है उस फील्ड के, उनसे उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। या फिर आप स्ट्रक्चरल वैलिडेशन, मतलब उसको डेटा वाइज डिजाइन करके उसको फिर वन बाय वन किसी की हेल्प से, या फिर फॉर एग्जांपल कोई सर्वे किया है उसको फिर से अगेन दोबारा सर्वे करके उसको आप वैलिडेट कर सकते हो। या फिर आप किसी कंटेंट के रिस्पेक्ट में उसको वैलिडेट कर सकते हो। या उसके बाद अगेन यू हैव अ सेट बीइंग वैलिडेटेड इन फील्ड इन रिकॉर्ड क्रॉस डेटा सेट। जैसे मान लो कि आपने कोई डेटा फाइंड आउट किया है, तो उसको जो भी रिकॉर्डेड डेटा है उसके थ्रू भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट।
कोई भी चीज आपको आपने कोई डेटा लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लो, टेम्परेचर ले लो, गर्मी चल रही है, हम इसी को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसका क्या है, इनपुट इज व्हाट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आउटपुट आउटपुट इज अलोंग दी, मतलब जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है उसके थ्रू, जो मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आउटपुट क्या है कि हम सब परेशान हैं, मतलब सुनो, मतलब कोई भी इनपुट को चेंज करके या फिर उसमें सेम इनपुट डाल के आप आउटपुट को कलेक्ट कर सकते हो। इसके थ्रू भी हम डेटा को वैलिडेट करते हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन रूल्स, इसमें क्या होता है, या तो इक्वालिटी आएगा, मतलब जो डेटा पहले था वही सेम एज इट इज होगा, या तो इनइक्वालिटी आएगा, वो एकदम डिफरेंट होगा, या फिर यू विल हैव अ लॉजिकल रूल कि ऐसा हुआ तो इसके लिए अब हमें ऐसा दिख रहा है। अब जाके एनवायरमेंट चेंज हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो पहले वाले जो रिसर्च पेपर थे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, वो हमारे इसमें सूट नहीं कर रहे हैं, वो वैलिडेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि पहले के टाइम पे जो टेम्परेचर था वो अब के कंपैरिजन में आई थिंक 2 और 3 डिग्री कम था इन जनरल, बट अब ऐसा नहीं है। तो दिस तरीके से इन दिस वे वी कैन वेरीफाई आवर डेटा, वी कैन वैलिडेट आवर डेटा। यदि मैं इसको लेवल के टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास डेटा वैलिडेशन का कुछ लेवल है। फॉर एग्जाम्पल ये भी आवा 0 लेवल, यहाँ पे हमारे पास 0 लेवल है, जो मतलब यहाँ पे आपने जो भी डेटा को कलेक्ट किया है उसमें हम क्या करेंगे, आपने जो भी डेटा को कलेक्ट किया है उसको हम या तो किसी जिसने भेजा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरव्यू से यदि डेटा को कलेक्ट किया है, या फिर किसी अथॉरिटी से डेटा को कलेक्ट किया है, या फिर किसी रिकॉर्ड से डेटा को कलेक्ट किया है, या फिर आपने कहीं से कॉपी किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके हम बस उसको दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही कॉपी किया है या नहीं किया है। मतलब यू कैन से कि हम इसको अगेन बस रिवाइज कर लिया कि भाई हमने कॉपी सही किया है या नहीं किया, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, ये है डेटा वैलिडेशन लेवल 0, मतलब इनिशियल स्टेट, जहाँ पे यदि आपने कॉपी किया है तो हम बस इतना चेक कर रहे हैं कि वो कॉपी हमने सही तरीके से किया है या नहीं किया है, बस हम इतना चेक कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप की सेम फाइल है, मतलब यदि हम उसको 2-3 अलग अलग फाइल से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, उसको हम 2-3 अलग अलग फाइल के साथ क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुमने कहीं से कोई डेटा कॉपी किया है और हमने ऐसा 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 लिखा है और नंबर 4 लाइन स्किप हो गया, 4 इज लाइन दिस वन, 4 लाइन स्किप हो गया, और तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो उसमें 4th लाइन है ही नहीं। तो हाँ, ये भी हमारा इस डेटा वैलिडेशन का ही पार्ट है, ये भी हमारा डेटा वैलिडेशन का ही पार्ट है कि वो डेटा को एक्सट्रैक्शन में हमसे मिस्टेक हो गई, तो वो भी हम वैलिडेट जो करते हैं वो भी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा वैलिडेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा का लेवल 2, आई थिंक लेवल 0 और 1 यहीं पर है, लेवल 2 हियर वी हैव। लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में यहाँ पे जो डेटा आप लेवल 2 में क्या है, ये हमारे पास जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट किए हो उसकी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। ये हमारा जो फाइल है, जो आपने जिस भी सिस्टम से डेटा को निकाला है, या फिर जो भी आपने इंटरव्यू करके डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, क्या उसकी कोई सेम फाइल अवेलेबल है या फिर सेम जर्नल्स अवेलेबल है। तो हम सेम फाइल का जब हमें डेटा मिल जाता है तो हम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए कि क्या यार सेम सिचुएशन में यदि उसने ये मेंशन किया है तो क्या मेरे भी डेटा से सेम सिचुएशन में सेम रिजल्ट आ रहा है, ऐसा करके कुछ। एंड द नेक्स्ट इज वैलिडेशन लेवल 3। तो वैलिडेशन लेवल 3 में हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी कंसिस्टेंसी ही हम चेक करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वहां पे हम सेम फाइल को कंसिडर करते हैं। यहाँ हमारे पास पूरी की पूरी डेटा शीट होती है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा डेटा शीट लेते हैं। आप कह सकते हो कि वहां पे इंफॉर्मेशन लेवल थोड़ा कम होता है और यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम मिरर चेक कहते हैं, मतलब कि हम 1 by 1 ईच एंड एवरी डेटा को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ऐसा है या नहीं है। मिरर चेक कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने a प्लस बी किया है और आपने a का डेटा भी लिया है और आपने b का डेटा लिया है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम a के पास जाकर a का डेटा लेके आते हैं और
और हम बी के पास जाकर बी का डेटा लेके आते हैं, और जब दोनों का इंडिविजुअल हमें डेटा मिल जाता है देन विल डू अ एडिशन पार्ट। तो दिस वे हम लोग इसको मिरर चेक कहते हैं, इसको हम लोग मिरर चेक कहते हैं कि हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लिया था, बट जब हमें क्रॉस चेक करना होता है तो हम वन बाय वन एक एक करके चेक करते हैं कि हाँ इसमें सेम है या नहीं है, और फिर हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ मिरर चेक। द नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, फोर्थ लेवल, जिसमें हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ सेम सोर्सेज एंड फ्रॉम द नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ले लो जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे पास कोई डेटा है जो सेम कॉलेज में, तो हमने उस कॉलेज से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। अब सेम डेटा को हम कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्सेज के साथ क्रॉस, उसी कॉलेज के डेटा को हम कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्सेज के साथ क्रॉस वेरीफाई करेंगे। So that is a level 4 consistency. And at the last we have validation level 5, जिसमें हम डेटा की अगेन कंसिस्टेंसी ही चेक करते हैं कि हमारा डेटा सही है या नहीं है। बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ मतलब आउटसाइडर्स के भी हेल्प लेते हैं अपने डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे कॉलेज को ही डेटा चाहिए तो वो अदर्स जो सोर्सेज हैं, जो कॉलेज के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी हेल्प लेंगे जस्ट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, और तो क्या आप कह सकते हो क्रॉस वेरीफाई द डेटा। तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम इस तरीके के डिफरेंट लेवल्स पे यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ आपके पास कुछ वैलिडेशन लेवल्स होते हैं। डन, ओके। ये भी आप कि आपने जब डेटा वैलिडेट किया उसका क्या फायदा है, तो इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट सेव्स द राइट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी थ्रू द कलेक्शन ऑफ डेटा सीट। आपने सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके उसको वैलिडेट किया है। इट इज इजी टू यूज and compatible with process because it removes duplication and the complete data sheet. Obviously यदि आपने डेटा वैलिडेशन कर लिया है तो वहां पे डुप्लीकेशन आप हट जाते हो। तो आप इन जनरल भी कोई नोट्स लिखते हो ना, तो हम क्या करते हैं उसको एक बार गो थ्रू करते हैं, एक बार उसको रीड आउट कर लेते हैं जस्ट टू वैलिडेट द डेटा कि हमने जो सही लिखा है, जो हमने जो लिखा है। मम्मा क्यों कहती है कि आंसर्स लिख के हमेशा रिवीजन कर लिया करो, टू वैलिडेट द डेटा। और रिवीजन करते वक्त कुछ एरर मिल गई तो क्या कर लो, तो डेटा एडिटिंग कर लो। तो यस, अलग अलग फील्ड में अलग अलग रिस्पेक्ट में ये चीजें होती है, बट जो उसका मीन है वो यही है कि हम डेटा को वैलिडेट करते हैं तो फाइंड आउट द एरर, और फिर जो उस एरर को एडिट कर देते हैं, तो दैट इज अ डेटा एडिटिंग। The next we have data validation can directly help to improve the business. जैसे यदि मैंने अगेन मेंशन किया कि 2021 का डेटा है, तो 2022 में उसको वैलिडेट करके क्रॉस वेरीफाई करके एडिट करना इम्पोर्टेंट है। That will help to improve the business with the enhanced information collection. Then same way, then at the last we have, it consists of data efficient building that gives a standard database and clean data set information. It is obvious, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है कि हमने हमारे पास एक efficient data collection हो जाता है after data validation. Again we have some challenges while for the data validation, like there can be some disturbance occurring due to a multiple database across the organization. Therefore data may be outdated. Exactly, जब आप research भी करोगे और जब आप cross verify करने बैठोगे तो you will have a number of research paper 1, 2 and 3. दिक्कत ये है कि तीनों के तीनों सेम कॉन्सेप्ट है, but at that time you have to find out which one is better. तो हम प्रोडक्ट्स के टाइम पर जो हम ऑनलाइन सामान परचेस करते हैं, तो उसके लिए वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, we go through the review, जो कस्टमर्स ने उन प्रोडक्ट्स को परचेस किया है, हम अपने डेटा को जो भी हमने फॉर एग्जांपल अब हमें कुछ भी खरीदना है, तो हम उस डेटा को अपने दिमाग के डेटा को वैलिडेट करने के लिए क्या करते हैं, we go through the review of the customer, isn't it? आप सभी करते होंगे, है ना? तो वहां हम डेटा वैलिडेट ही कर रहे हैं।
And the next what we have, जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ सकती है, the process of data validation can be a highly time consuming process when you have an ample amount of database because you have to perform the validation manually. ample मतलब बहुत ज्यादा amount of यदि database है, जैसे आपको कोई experiment perform करना है, कुछ डेटा को क्रॉस वेरीफाई करना है, and you have 1,000 of papers, then it needs ample of time. तो वहाँ पे एक बहुत हाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है डेटा वैलिडेशन. Again, at the last, we have a conclusion that the data validation process is a significant aspect to filter the large data set and improve the efficiency of overall system. Efficiency कहने का मतलब है quality of data से जो आपने extract किया है उसके respect में. However, every technique or process consists of benefits and challenges. So it is crucial to have a complete acknowledgement of it, क्योंकि it happens. आप जब करोगे ये process तो आपको समझेगा. Again, data validation can improve quality and accuracy to provide the best work process. In this article, some of the essential key factors that will clear your mind. जो मैंने mention किया है उसके बारे में है कि हाँ अपने को क्या क्या स्टेप्स मेनली यूज करना चाहिए, किस स्टेप वाइज हम डेटा को वैलिडेट करते हैं वन बाय वन. लेवल क्या है, लेवल नंबर 5 के बाद आपके पास एग्जैक्ट विदाउट एक्यूरेट मतलब विदाउट एरर वाले डेटा होते हैं जिनकी एक्यूरेसी के 95% चांसेस होते हैं, बस यस 5% वहां भी चांसेस होते हैं उसके वैलिडेशन के मिस होने के चांसेस वहां भी होते हैं. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वी हैव अ डेटा एडिटिंग. जब आपने डेटा वैलिडेशन कर लिया है